आदि रूही के कमरे में और आदि की पॉसेसिवनेस। रूही के जाने के बाद सोम मीरा को अपनी बाहों में उठाकर लेब पर बैठा है। फिर उसकी कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेटकर मीरा के करीब होने लगा। सोम मीरा के होठों को जैसे ही चूमने वाला था कि तभी मीरा अपने हाथ में पकड़ी चम्मच को छोड़ देती है, जिसके नीचे गिरते ही आवाज आई, जिसे सुन मीरा अपने होश में आई। वो मन ही मन खुद को कोस रही थी कि आखिर वो कैसे सोम के बहकावे में आ सकती थी। मीरा जल्दी से सोम को खुद से दूर धक्का देती है और बेसिन से नीचे कूद किचन से बाहर भाग गई। मीरा को ऐसे शर्मते देख सोम के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। सोम किचन के दरवाजे को देख रहा था जहां से अभी मीरा गई थी। वो बोला, कब तक बिचोगी जान, आखिर में तुम्हें आना तो मेरे पास ही है। इतना कहकर सोम एक कटोरी में खीर लेकर किचन से सीटी बजाते हुए बाहर निकल गया। वहीं मीरा अपने कमरे के बाहर खड़ी होकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी। मीरा अपने सीने पर हाथ रख गहरी सांस लेकर बोली, बच गई मीरा आज, नहीं तो उस छोटा डेविल ने तो तेरी जान ही ले ली थी। मीरा कुछ सोचकर आगे बोली, वहां बच गई, लेकिन अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्योंकि कमरे में तो वो डेविल आ जाएगा। कुछ सोच मीरा, कुछ सोच। कहते कहते मीरा अपने नाखून चबाने लगी। तभी वो रुकी और बोली, आज रात मैं कमरे में ही नहीं जाऊंगी। इतना बोल खुश होते हुए मीरा एक गेस्ट रूम में छुपने का प्लान बनाती है। लेकिन उसका ये प्लान काम करेगा या नहीं, ये तो आगे की कहानी में ही पता चलेगा। वहीं रूही अपने कमरे में आराम से सो रही थी कि तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और एक लंबी परछाई कमरे में अंदर आई। ये आदि था। कमरे में अंधेरा था, बस बेड के बगल में पीली लैंप जल रही थी जिसकी धीमी रोशनी पूरे कमरे में फैली थी। आदि चलकर रूही के बेड पास गया, जहां उसकी नज़र सोती हुई रूही पर गई, जिसे देखते ही आदि की बाहें सिकुड़ गई। वो रूही को घूर कर देखने लगा। इस वक्त रूही ने पिंक कलर की नाइट ड्रेस पहनी थी, जिसके नीचे शॉर्ट्स थे। रूही की खुली टांगें आदि के सामने थी। वहीं रूही एक बड़े से टेडी को गले से लगाकर सो रही थी, जो लगभग रूही के बराबर था। रूही का एक पैर टेडी के ऊपर था। जब आदि ने ये देखा तो खुद से बड़बड़ाकर बोला, गजब मेरी रातों की नींद उड़ाकर मैडम यहाँ चैन की नींद सो रही है। कहते हुए आदि एक बार फिर वे रूही को घूर कर देखता है। अब उसकी नज़र रूही की बाहों में लेटे टेडी पर गई, जिसे आदि गुस्से और जलन भरी नज़रों से देख रहा था। आदि को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका बस चलता तो वो अभी के अभी उस टेडी को फाड़े कर फेंक देता और उसकी रूही से बाती बनाता। आदि अपने ख्यालों को झटककर रूही की तरफ झुका और उसके हाथ से टेडी को छीनकर अलग कर दिया। उसे पता था कि रूही एक बार सोने के बाद दोबारा सुबह ही उठती थी। उससे पहले तो फिर चाहे भूकंप ही क्यों न जाए, किसी की मजाल है कि मैडम उठ जाए। हाँ, लेकिन तब की बात अलग है जब उसे भूख लगी हो। रूही से टेडी को अलग करके आदि उसे गुस्से में रूही के छत की बालकनी से नीचे फेंक देता है। वहीं नीचे खड़े गार्ड ने जब ये देखा तो वो हैरान था। तभी आदि ने ऊपर से कहा, इसे अलग करो यहाँ से, और या ये मुझे दोबारा दिखना नहीं चाहिए। आदि की बात पहले तो गार्ड को अजीब लगी, लेकिन जब उसने देखा कि कैसे आदि उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था, ये देखते ही गार्ड फौरन उसे लेकर भाग गया। उसके बाद आदि कमरे में आया। उसकी नज़र बेड पर बिल्ली के बच्चे की सो रही रूही पर पड़ी, जिसे देख आदि में धीमे से कहा, ये सोते हुए कितनी क्यूट लगती है, लेकिन जब बोलती है तो मन करता है इसका टेंटुआ दबा दूं, ताकि इसकी चपत चपत से मुझे छुटकारा मिल सके। आदि सोच ही रहा था कि तभी रूही नींद में बड़बड़ाए जलेबी, रसगुल्ला, समोसा
रबड़ी काजू कतली कहते हुए अपने होठों पर जीभ फिराने लगी। रूही की आंखें अभी भी बंद थी, जिसे देख आदि की आंखें छोटी हो गई। वो खुद से बोला, क्या इस लड़की को अपने सपने में भी बस खाना ही दिखता है। यही सोचते हुए आदि अपना सर ना में हिलाकर रूही के बगल में लेट गया और उसने रूही को अपनी बाहों में भर लिया और रूही के खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। वहीं रूही अपने मुंह पाउट बनाए हुए थी। वो नींद में ही बड़बड़ाए, तुम चमगादड़ सी शक्ल के, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी जलेबियों पर अपनी घटिया बुरी नजरें डालने की। रूही की बात सुन आदि गुस्से में खुद से बोला, ये लड़की सपने में भी मुझसे लड़ना नहीं छोड़ती, पता नहीं मेरा क्या होगा। आदि ने गहरी सांस ली और आगे बोला, अब कर भी क्या सकते हैं, जो होना नहीं चाहिए था वो तो हो ही गया। इतना बोल आदि रूही के सर को अपने सीने में रख सोने की कोशिश करने लगा कि तभी रूही नींद में ही अपने होठों को आदि के होठ पर रख उसे सक करने लगी। रूही के ऐसा करने से जैसे आदि के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई हो। वहीं रूही बड़े मजे से उन्हें सक करने में लगी थी। रूही इस वक्त आदि के ऊपर लेटी उसके होठ को किसी लॉलीपॉप की तरह चूम रही थी या कहे खा रही थी। तो आगे की कहानी में क्या होगा? क्या होगा जब रूही जागेगी? आदि रूही को अपने दिल की बात क्यों नहीं बता रहा? ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। हॉल में सभी एक साथ हॉल में बैठे थे। वहीं साक्षी मीरा किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी। वहीं रूही अपना मुंह बनाए किचन में प्याज काट रही थी। वहीं उसकी आंखों से गंगा जमुना बहे जा रही थी, जिसे देखकर लग रहा था, जिसकी वजह से उसकी नाक तक लाल हो चुकी थी। रूही प्याज काटते हुए अपने आंसू पोंछकर बोली, तुम दोनों को क्या मैं ही मिली थी इसे काटने के लिए? देख लेना, तुम दोनों ने फूल सी बच्ची को रुलाया है, उसकी हाय लगेगी तुम्हें। रूही की बातें सुन साक्षी और मीरा मन ही मन हंसे जा रही थी। तभी रूही की बात का जवाब देते हुए साक्षी बोली, अब अगर खाना खाना है तो काम तो करना पड़ेगा मेरी जान। जिस पर रूही चिढ़ते हुए बोली, हाँ तो फिर घर में ये दर्जनों नौकर क्या देखने के लिए रखे हैं, जब सब हमें ही करना है। रूही की बात पर मुस्कुराते हुए मीरा बोली, तुम बात तो सही कह रही हो, लेकिन कुछ भी कहो खाना तो हमें ही बनाना है, क्योंकि जो सुकून उनके मुंह से अपने खाने की तारीफ सुनने के आता है और कहीं और नहीं। जिस पर झल्लाते हुए रूही ने कहा, हाँ हाँ अच्छे से पता है कितनी तारीफ करते हैं वो। रूही गुस्से के चाकू को पटकते हुए बोली, यार मुझसे नहीं होता ये काम वाम। तभी साक्षी उसे घूर कर देखती है। साक्षी के ऐसे घूर कर देखने से रूही जबरदस्ती वाली हंसी अपने चेहरे पर जल्दी से चाकू को उठाकर दोबारा से प्याज काटते हुए बोली, अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस हो गई, मैं काट रही हूँ ना। रूही की बात सुन मीरा हंसते हुए दोबारा से काम करने लगी। वहीं वानी इस वक्त हॉल के सोफे पर बैठी बैठी बोर हो रही थी। वो जब सुबह किचन में गई तब उसे वहां से बाहर निकाल दिया गया, ये कहकर कि वो सिर्फ आराम करें। वहीं बाहर आकाश अपने फोन पर कुछ काम कर रहा था। आदि और सोम एक दूसरे से बात करने बिजी थे और अमन अपने फोन पर गेम खेल रहा था। वानी अपने सर हाथ पर अपना सर टिकाए एक बार चारों को देखती है। सबको अपने अपने में बिजी देख वानी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, डायलॉग तो बहुत बड़े बड़े मार रहे थे सब और अब देखो। इतना सोचकर वानी खड़ी हुई। उसने जाने के लिए अभी एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि आकाश, अमन, सोम और आदि चारों एक साथ बोले, स्टॉप। जिसे सुन वानी डर गई। फिर वो गुस्से में चारों को घूर कर देखती है। तभी उसकी परवाह किए बिना आकाश बोला, मैंने तुम्हें बस रेस्ट करने के लिए कहा है ना, तो फिर तुम कहाँ जा रही हो वो भी बिना बताए।
आकाश की बात सुन वानी बोली मुझे प्यास लगी थी तो पानी। वानी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी अमन भागकर डाइनिंग टेबल के पास गया और एक गिलास पानी लेकर आ गया। अमन वानी के सामने पानी का गिलास लेकर खड़ा हो गया था। वो हौंफते हुए बोला भाभी पानी। अमन को ऐसे देख वानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो तो बस अमन को देखे जा रही थी। तभी सोम आगे आकर वानी से बोला भाभी कहाँ खो गई आप, कहते हुए वानी के आगे हाथ हिलाता है। सोम के हाथ हिलाने से वानी होश में आई। वो चौंकते हुए बोली हाँ कुछ नहीं। तभी आदि आगे आया और वानी को उसके कंधे से पकड़कर उसे सोफे पर बैठाते हुए बोला भाभी आप बस आराम करिए, और कुछ भी काम हो तो उसके लिए बंदे हाजिर है। सबको अपनी इतनी केयर करते देख वानी की आंखें नम हो गई। तभी किचन से साक्षी बाहर आते हुए बोली अब अगर आप सबका हो गया हो तो चलकर ब्रेकफास्ट कर लीजिए। साक्षी की आवाज सुन सभी की नज़र किचन के दरवाजे के तरफ चली गई, जहां देखते ही सभी की एक साथ हंसी छूट गई, क्योंकि सामने रूही खड़ी थी, जिसका रोने की वजह से पूरा चेहरा लाल हो चुका था। उसके बाल बिखरे हुए थे, वहीं कपड़ों और उसके चेहरे पर आटा लगा हुआ था। कुल मिलाकर वो पूरी कार्टून लग रही थी। वहीं जब रूही ने सबको अपने ऊपर हंसते हुए देखा तो चिल्लाकर बोली शट अप, जिसे सुनकर सभी एकदम से शांत हो गए। कुछ देर की खामोशी के बाद सभी एक साथ फिर से ठहाका मारकर हंसने लगे। हा 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 हा। तभी वानी ने अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहा रूह यू किचन में खाना बनाने गई थी या फिर जंग लड़ने? ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? जिस पर रूही साक्षी को मीरा को अपनी पैनी नज़रों से घूर कर देखते हुए बोली ये सब तुम अपनी प्यारी देवरानियों से पूछो। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ भाग गई, जिसे जाते देख सभी हंस रहे थे। तभी मीरा बोली उसे छोड़िए वो तो पागल है, आप सब चलकर नाश्ता कर लीजिए। जिस पर सभी डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए। वानी भी जा ही रही थी कि तभी आकाश उसे अपनी बाहों में उठा लेता और डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं वानी की आंखें बड़ी हो चुकी थी, उसका दिल जोरों ऐस धड़क रहा था, वहीं चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। लेकिन आकाश को तो जैसे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वानी आकाश के ऊपर गुस्सा करते हुए बोली ये आप क्या कर रहे हैं, नीचे उतारिए मुझे, सब देख रहे हैं। जिस पर आकाश वानी को घूर कर देखते हुए बोला अच्छे बच्चों की तरफ शांत रहो और हिलना बंद करो बेबी। आकाश की बात सुन वानी उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरती है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। आकाश लाकर उसे अपनी बगल वाली सीट में आराम से बैठाता है, जैसे वो कोई मोम की गुड़िया हो जो थोड़ी सी ठोकर से टूट जाएगी। वानी को बैठाने के बाद आकाश उसकी प्लेट में खाना सर्व करता है, जिसे देखते ही वानी का मुंह बन गया। उसकी प्लेट में खाने के नाम पर लाइट फूड और कटे हुए फ्रूट्स रखे हुए थे, साथ में एक बड़ी गिलास दूध। वहीं सभी की प्लेट में आलू गोभी के पराठे के साथ पास्ता और गाजर का हलवा, जिसे देख वानी के मुंह में पानी आने लगा। वानी एक नज़र सबको देखती है जो अपने अपने खाने में बिजी थे, जिसे देख वानी धीमे से अपना हाथ पराठा की तरफ बढ़ा देती है। वो जैसे ही पराठा को छूने वाली थी तभी साक्षी उसके हाथ पर मारकर कहती है हूँ तुम्हें ये नहीं वो खाना है। इतना कहकर वो वानी के सामने रखी प्लेट की तरफ इशारा करती है, जिसे देख वानी मुंह बनाते हुए बोली यार ये भी क्या खाना है, क्या मैं तुम्हें कोई बीमार लगती हूँ? वानी की बात सुन सभी एक साथ वानी को देखते हैं। सबको ऐसे अपनी तरफ देखते देख वानी क्यूट सा पप्पी फेस बनाकर अपने पेट पर हाथ रख कहती है बेबी आप देख रहे हो, यहाँ कोई भी आपकी मम्मा को चैन से खाना तक नहीं खाने देता। जब आप आना ना तो सबकी अच्छी क्लास लगाना।
ये सभी ना। वाणी बोल ही रही थी कि तभी आकाश वाणी के सामने चम्मच करते हुए बोला, ये शिकायत का पिटारा बाद में खोलती रहना आराम से, लेकिन पहले कुछ खा लो। जिस पर वाणी मुंह बनाकर आकाश को तो कभी चम्मच को देखती। आकाश के उसे आंख दिखाने पर वाणी उसे खा लेती है, जिसे देख सभी मुस्कराने लगते हैं। नाश्ता करने के बाद अभी ऑफिस जाने के लिए तैयार बैठे थे। वो सभी निकल ही रहे थे कि तभी वाणी भी अपना बैग लेकर नीचे आते हुए बोली, मैं भी ऑफिस चलूंगी। वाणी की बात सुन एक बार फिर से अभी उसे घूर कर देखते हैं, जिससे चिढ़ते हुए वाणी ने कहा, यार ये तुम सब बात बात पर मुझे घूरते क्यों हो? क्या मैं कोई भूत हूँ? वाणी बोल ही रही थी कि तभी आकाश की कड़क और ऑर्डर देने वाली आवाज आई, तुम आज से ऑफिस नहीं जाओगी, यहीं घर पर रहकर आराम करोगी। आकाश की बात सुनते ही वाणी की आंखें छोटी हो गई। उसका मन तो कर रहा था कि वो आकाश का मुंह तोड़ दे, लेकिन अफसोस वो ऐसा कर नहीं सकती थी। वाणी ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली, फिर बोली, क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? वाणी की बात पर आकाश अपनी भौहें चढ़ाकर वाणी को देखता है, तो वाणी अपनी बात को संभालते हुए कहती है, हाँ तो लेकिन उससे मेरे ऑफिस जाने से क्या लेना देना? थोड़ी ना मैं वहाँ पर मैराथन की रेस में जा रही हूँ। वाणी की बात को इग्नोर करते हुए आकाश ने कहा, तुम ऑफिस नहीं जा रही, इट्स माई फाइनल डिसीजन। इतना कहकर वो बिना वाणी की बात सुने ऑफिस के लिए निकल गया। उसके पीछे पीछे सोम और आदि भी चले गए। वाणी जो गुस्से से लाल पीली हो रही थी, वो बस एक टक दरवाजे की देख रही थी। तभी साक्षी उसे आकर समझाते हुए बोलने को होती है कि तभी वाणी उसकी तरफ देखे बिना ही बोली, गेट आउट। उसकी आवाज से उसका गुस्सा साफ झलक रहा था, जिसे देख साक्षी की उससे आगे बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वो मीरा और रूही के साथ ऑफिस के लिए निकल गई। अमन जो वहीं खड़ा था वो धीमे से वाणी के पास गया और उसके कान में बोला, भाभी डोंट वॉरी, आप ब्रो की बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि आपका प्यारा देवर अभी जिंदा है, जो उन्हें तितलियों और मधुमक्खियों लड़कियों से बचाएगा। उनके पास भी भटकने नहीं देगा। ओक बी। इतना कहकर वो बिना वाणी की बात सुने बाहर भाग गया। वाणी गुस्से में बोली, मिस्टर आकाश रघुवंशी, मैं भी देखती हूँ कब तक आप मुझे ऑफिस नहीं आने देते। फिर अपने पेट पर हाथ फिराते हुए बोली, बेबी आपके डेडा ना बड़े अकड़ू और खड़ूस है, लेकिन वो ना आपसे और आपकी मम्मा से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आपकी मम्मा को ना उनकी फिक्र रहती है, इसलिए उन्हें उनकी केयर करने ऑफिस तो जाना होगा ना। आप अपनी मम्मा का सपोर्ट करोगे ना? इतना बोल वाणी कुछ सोचते हुए मुस्कुराने लगी, जैसे उसके दिमाग के कुछ खुराफात चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ आदि की कार में, कार के अंदर आदि रूही को अपनी बाहों में भरे बैठा हुआ था। वहीं रूही अपने मुंह बना रही थी। वो खुद को आदि से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, तुम घटिया आदमी, छोड़ो मुझे, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? रूही की बात पर आदि मुस्कुराते हुए कहता है, पहले आती थी लेकिन तुमसे मिलने के बाद वो भी चली गई। अब बस एक ही चीज आती है मुझे, तुम्हें प्यार करना। आखिर की लाइन आदि ने अपने मन में कही थी। वहीं रूही कंफ्यूज नजरों से आदि को देखे जा रही थी। वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, ये आदमी पागल है क्या? आगे की कहानी में क्या होगा? क्या वाणी दोबारा ऑफिस जा पाएगी? और वाणी के दिमाग में क्या चल रहा है? ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। वाणी बोली, मुझे प्यास लगी थी तो पानी। वाणी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी अमन भागकर डाइनिंग टेबल के पास गया और एक गिलास पानी लेकर आ गया। अमन वाणी के सामने पानी का गिलास लेकर खड़ा हो गया था। वो हौंफते हुए बोला, भाभी पानी। अमन को ऐसे देख वाणी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो तो बस अमन को देखे जा रही थी।
तभी सोम आगे आकर वानी से बोला, भाभी कहाँ खो गई आप, कहते हुए वानी के आगे हाथ हिलाता है। सोम के हाथ हिलाने से वानी होश में आई। वो चौंकते हुए बोली, हाँ कुछ नहीं। तभी आदि आगे आया और वानी को उसके कंधे से पकड़कर उसे सोफे पर बैठाते हुए बोला, भाभी आप बस आराम करिए, और कुछ भी काम हो तो उसके लिए बंदे हाजिर है। सबको अपनी इतनी केयर करते देख वानी की आंखें नम हो गई। तभी किचन से साक्षी बाहर आते हुए बोली, अब अगर आप सबका हो गया हो तो चलकर ब्रेकफास्ट कर लीजिए। साक्षी की आवाज सुन सभी की नज़र किचन के दरवाजे के तरफ चली गई, जहां देखते ही सभी की एक साथ हंसी छूट गई, क्योंकि सामने रूही खड़ी थी, जिसका रोने की वजह से पूरा चेहरा लाल हो चुका था। उसके बाल बिखरे हुए थे, वहीं कपड़ों और उसके चेहरे पर आटा लगा हुआ था। कुल मिलाकर वो पूरी कार्टून लग रही थी। वहीं जब रूही ने सबको अपने ऊपर हंसते हुए देखा तो चिल्लाकर बोली, शट अप, जिसे सुनकर सभी एकदम से शांत हो गए। कुछ देर की खामोशी के बाद सभी एक साथ फिर से ठहाका मारकर हंसने लगे। हा 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 हा। तभी वानी ने अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहा, रूह यू किचन में खाना बनाने गई थी या फिर जंग लड़ने? ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? जिस पर रूही साक्षी को मीरा को अपनी पैनी नज़रों से घूर कर देखते हुए बोली, ये सब तुम अपनी प्यारी देवरानियों से पूछो। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ भाग गई, जिसे जाते देख सभी हंस रहे थे। तभी मीरा बोली, उसे छोड़िए, वो तो पागल है, आप सब चलकर नाश्ता कर लीजिए। जिस पर सभी डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए। वानी भी जा ही रही थी कि तभी आकाश उसे अपनी बाहों में उठा लेता और डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं वानी की आंखें बड़ी हो चुकी थी, उसका दिल जोरों ऐसे धड़क रहा था, वहीं चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। लेकिन आकाश को तो जैसे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वानी आकाश के ऊपर गुस्सा करते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, नीचे उतारिए मुझे, सब देख रहे हैं। जिस पर आकाश वानी को घूर कर देखते हुए बोला, अच्छे बच्चों की तरफ शांत रहो और हिलना बंद करो बेबी। आकाश की बात सुन वानी उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरती है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। आकाश लाकर उसे अपनी बगल वाली सीट में आराम से बैठाता है, जैसे वो कोई मोम की गुड़िया हो जो थोड़ी सी ठोकर से टूट जाएगी। वानी को बैठाने के बाद आकाश उसकी प्लेट में खाना सर्व करता है, जिसे देखते ही वानी का मुंह बन गया। उसकी प्लेट में खाने के नाम पर लाइट फूड और कटे हुए फ्रूट्स रखे हुए थे, साथ में एक बड़ी गिलास दूध। वहीं सभी की प्लेट में आलू गोभी के पराठे के साथ पास्ता और गाजर का हलवा, जिसे देख वानी के मुंह में पानी आने लगा। वानी एक नज़र सबको देखती है जो अपने अपने खाने में बिजी थे, जिसे देख वानी धीमे से अपना हाथ पराठा की तरफ बढ़ा देती है। वो जैसे ही पराठा को छूने वाली थी तभी साक्षी उसके हाथ पर मारकर कहती है, हूँ तुम्हें ये नहीं वो खाना है। इतना कहकर वो वानी के सामने रखी प्लेट की तरफ इशारा करती है, जिसे देख वानी मुंह बनाते हुए बोली, यार ये भी क्या खाना है, क्या मैं तुम्हें कोई बीमार लगती हूँ? वानी की बात सुन सभी एक साथ वानी को देखते हैं। सबको ऐसे अपनी तरफ देखते देख वानी क्यूट सा पप्पी फेस बनाकर अपने पेट पर हाथ रख कहती है, बेबी आप देख रहे हो, यहाँ कोई भी आपकी मम्मा को चैन से खाना तक नहीं खाने देता। जब आप आना ना तो सबकी अच्छी क्लास लगाना, ये सभी ना। वानी बोल ही रही थी कि तभी आकाश वानी के सामने चम्मच करते हुए बोला, ये शिकायत का पिटारा बाद में खोलती रहना आराम से, लेकिन पहले कुछ खा लो। जिस पर वानी मुंह बनाकर आकाश को तो कभी चम्मच को देखती, आकाश के उसे आंख दिखाने पर वानी उसे खा लेती है, जिसे देख सभी मुस्कराने लगते हैं।
नाश्ता करने के बाद अभी ऑफिस जाने के लिए तैयार बैठे थे। वो सभी निकल ही रहे थे कि तभी वानी भी अपना बैग लेकर नीचे आते हुए बोली, मैं भी ऑफिस चलूंगी। वानी की बात सुन एक बार फिर से अभी उसे घूर कर देखते हैं, जिससे चिढ़ते हुए वानी ने कहा, यार ये तुम सब बात बात पर मुझे घूरते क्यों हो? क्या मैं कोई भूत हूँ? वानी बोल ही रही थी कि तभी आकाश की कड़क और ऑर्डर देने वाली आवाज आई, तुम आज से ऑफिस नहीं जाओगी, यहीं घर पर रहकर आराम करोगी। आकाश की बात सुनते ही वानी की आंखें छोटी हो गई। उसका मन तो कर रहा था कि वो आकाश का मुंह तोड़ दे, लेकिन अफसोस वो ऐसा कर नहीं सकती थी। वानी ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली, फिर बोली, क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? वानी की बात पर आकाश अपनी भौहें चढ़ाकर वानी को देखता है, तो वानी अपनी बात को संभालते हुए कहती है, हाँ तो लेकिन उससे मेरे ऑफिस जाने से क्या लेना देना? थोड़ी ना मैं वहाँ पर मैराथन की रेस में जा रही हूँ। वानी की बात को इग्नोर करते हुए आकाश ने कहा, तुम ऑफिस नहीं जा रही, इट्स माई फाइनल डिसीजन। इतना कहकर वो बिना वानी की बात सुने ऑफिस के लिए निकल गया। उसके पीछे पीछे सोम और आदि भी चले गए। वानी जो गुस्से से लाल पीली हो रही थी वो बस एक टक दरवाजे की देख रही थी। तभी साक्षी उसे आकर समझाते हुए बोलने को होती है कि तभी वानी उसकी तरफ देखे बिना ही बोली, गेट आउट। उसकी आवाज से उसका गुस्सा साफ झलक रहा था, जिसे देख साक्षी की उससे आगे बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वो मीरा और रूही के साथ ऑफिस के लिए निकल गई। अमन जो वहीं खड़ा था वो धीमे से वानी के पास गया और उसके कान में बोला, भाभी डोंट वॉरी, आप ब्रो की बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि आपका प्यारा देवर अभी जिंदा है, जो उन्हें तितलियों और मधुमक्खियों लड़कियों से बचाएगा। उनके पास भी भटकने नहीं देगा। ओक बी। इतना कहकर वो बिना वानी की बात सुने बाहर भाग गया। वानी गुस्से में बोली, मिस्टर आकाश रघुवंशी, मैं भी देखती हूँ कब तक आप मुझे ऑफिस नहीं आने देते। फिर अपने पेट पर हाथ फिराते हुए बोली, बेबी आपके डेडा ना बड़े अकड़ू और खड़ूस है, लेकिन वो ना आपसे और आपकी मम्मा से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आपकी मम्मा को ना उनकी फिक्र रहती है, इसलिए उन्हें उनकी केयर करने ऑफिस तो जाना होगा ना। आप अपनी मम्मा का सपोर्ट करोगे ना? इतना बोल वानी कुछ सोचते हुए मुस्कुराने लगी, जैसे उसके दिमाग के कुछ खुराफात चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ आदि की कार के अंदर आदि रूही को अपनी बाहों में भरे बैठा हुआ था। वहीं रूही अपने मुंह बना रही थी। वो खुद को आदि से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, तुम घटिया आदमी, छोड़ो मुझे, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? रूही की बात पर आदि मुस्कुराते हुए कहता है, पहले आती थी लेकिन तुमसे मिलने के बाद वो भी चली गई। अब बस एक ही चीज आती है मुझे, तुम्हें प्यार करना। आखिर की लाइन आदि ने अपने मन में कही थी। वहीं रूही कंफ्यूज नजरों से आदि को देखे जा रही थी। वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, ये आदमी पागल है क्या? आगे की कहानी में क्या होगा? क्या वानी दोबारा ऑफिस जा पाएगी? और वानी के दिमाग में क्या चल रहा है? ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। ऑफिस में सोम और मीरा दोनों एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे, या कहे एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सोम मीरा की काजल से सनी आंखों में डूबता जा रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी नज़र मीरा के हिलते हुए होठों पर जैसे ठहर सी गई हो। वो मीरा के होठों को इंटेंसली देखे जा रहा था, जैसे कि अभी उन्हें खा जाएगा। तभी सोम को शैतानी सूझती है, जिससे उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई, जिसे देख मीरा कंफ्यूज थी। तभी सोम मीरा की तरफ झुकने लगा। मीरा बस पीछे हो रही थी। आखिर में मीरा सोफे पर लेट गई। वहीं सोम उसके ऊपर आ चुका था।
सोम कोई देख मीरा के दिल की धड़कनें तो जैसे बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलने लगी थी। वो अपनी बढ़ती धड़कनों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। तभी सोम की कर्कश आवाज उसके कानों में पड़ी, जान आई वॉना ईट योर सॉफ्ट और जस्ट लिप्स। सोम की बात सुनते ही जैसे मीरा के शरीर में कर्क सा दौड़ गया हो। वो आंखें बड़ी करके सोम को ही देख रही थी। वहीं मीरा को ऐसे देख सोम मुस्कुराया और मीरा के होठों पर झुकने लगा। वो जैसे ही मीरा के होठों को छूने को हुआ कि तभी सोम के केबिन का दरवाजा झटके से खुल गया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर मीरा, जिसने अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थी, वो दरवाजे की तरफ देखती है जहां पर अमन और साक्षी खड़े थे, जिन्हें देखते ही मीरा सोम को जोर का धक्का देती है, जिससे सोम संभल नहीं पाता और सीधा पर जा गिरता है। जब सोम के गिरने की आवाज़ मीरा के कानों में पड़ी तब जाकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब तक देर हो गई थी। वहीं यह देखकर अमन की तो हंसी ही छूट चुकी थी। वो हंसते हुए सेवन के अंदर आया और अपना हाथ सोम की तरफ बढ़ाकर उसे उठाते हुए बोला, ब्रो क्या हालत बना ली है अपनी। तभी अमन अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान लेकर मीरा से बोला, वैसे साली साहिबा आप में गज है। इतना बोल वो मीरा को आंख मार देता है, जिसे देख सोम की आंखें छोटी हो गई। वो गुस्से में अमन को घूर रहा था, जैसे अभी उसका खून करके सारा खून पी जाएगा। वहीं मीरा का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। उसका मन कर रहा था वो किसी गड्ढे में अपना सिर डाल दे या फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरे। उससे ज्यादा उसे सोम पर गुस्सा आ रहा था। मीरा अपने मन में खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, अगडू मॉन्स्टर डेविल, नहीं छोटा डेविल। कभी मेरी बात नहीं मानते हैं। क्या जरूरत थी इन्हें ऑफिस में ये सब। अब पता नहीं साक्षी और जीजू हमारे बारे में क्या सोचेंगे। यही सब सोचकर मीरा परेशान हो रही थी कि तभी सोम को गुस्से भरी आवाज आई, तुम यहाँ इस वक्त क्या लेने आए हो। जिस पर अमन कुर्सी पर बैठ मजाकिया अंदाज में बोला, आपके मजे। तभी उसे अपने ऊपर किसी की आंखों को तपिश महसूस हुई, तो उसने देखा सोम और साक्षी उसे घूर कर देख रहे थे। तो अमन जल्दी से अपनी बात को बदलते हुए बोला, वो बिग ब्रो ने आपको अपने केबिन में बुलाया है। अमन की बात सुन सोम हैरान था। वो बोला, अगर उसे मुझे बुलाना ही था तो एक कॉल कर लेता। उसने तुझे क्यों भेजा? तभी अमन बोला, ताकि मैं आपके बीच में कबाब में हड्डी बन सकूं। जिसे सुनते ही मीरा का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो जल्दी से वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से भाग गई, क्योंकि वो अब और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तभी अमन बोला, अब अगर मेरी खूबसूरत सुंदर परी सी साली साहिबा को घूरने का टास्क पूरा हो गया हो तो अब चले। इतना कहकर वो सोम को लगभग घसीटते हुए अपने साथ लेकर चला गया। मीरा बाथरूम में पानी के छींटे अपने मुंह पर मार रही थी, वहीं उसके पीछे खड़ी साक्षी उसे चिढ़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी। आखिर में गुस्सा होकर साक्षी बोली, तुम साक्षी की बच्ची, अगर अब तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया ना तो मैं। जिस पर साक्षी अपने दोनों हाथों को बांधते हुए अकड़ के साथ बीच में ही बोली, तो क्या मैं ये बकरी के जैसे मिमियाने की जगह सीधा सीधा बोलो। जिससे चिढ़कर मीरा साक्षी को उंगली दिखाकर बोली, मैं वानू से तुम्हारी शिकायत के दूंगी और उस दिन वाली बात भी उसे बता दूंगी। मीरा की धमकी सुनकर साक्षी डर गई। वो अपने दांत दिखाकर हंसते हुए बोली, अरे मेरी जान, तुम तो बुरा मान गई, मैं तो बस मजाक कर रही थी। साक्षी को ऐसे रंग बदलते देख मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन वो जल्दी ही उन्हें छुपा लेती है और सीरियस टोन में बोलती है, हाँ हाँ ठीक है, अब ज़्यादा मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं, और अब चलो जल्दी से भाई के केबिन में। इतना बोलकर दोनों ही चली गई। वहीं आकाश के केबिन में
आकाश अपनी सीढ़ियों की चेयर पर एक के ऊपर एक पैर चढ़ाकर बैठा था। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे थे, जिससे उसके दिमाग में चली रही बात का पता लगाना मुश्किल था। वहीं उसके सामने अमन, साक्षी, रूही, आदि, सोम और मीरा तीनों कपल किसी मुजरिम की तरह खड़े थे। वहीं आकाश अपनी नीली आंखों से उन्हें देखे जा रहा था। इस वक्त वहां खामोशी छाई थी। तभी खामोशी को चीरते हुए एक आवाज आई, हेलो एवरीवन। आवाज को सुनकर वहां अभी शौक रह गए। सभी अपना मुंह फाड़े सामने देख रहे थे। तभी अमन हैरानी भरी आवाज में बोला, भाभी यहाँ पर कैसे? अमन कुछ सोचकर आकाश से बोला, ब्रो क्या आपने इन्हें बुलाया है? लेकिन तब आकाश की डरावनी आंखें देख उसकी आधी बात उसके मुंह में ही रह जाती है। वहीं सबकी नज़र आकाश के सीक्रेट रूम के डोर पर खड़ी वानी पर थी, जिसने इस वक्त डिलीवरी बॉय के कपड़े पहने हुए थे, जो उसे ढीला हो रहा था। साथ में बालों का मैसी बन बनाया था, जिससे कुछ लंठें निकलकर उसके चेहरे पर आ रही थी। मेकअप के नाम पर बस होठों पर पिंक कलर की लिपस्टिक, जिसमें वानी बहुत सुंदर लग रही थी। सभी वानी को इस हाल में देखकर हैरान थे कि तभी सबके कानों में आकाश की सर्द आवाज आई, सच सच बताना, इसकी मदद किसने की? आकाश की बात सुन सब सवालिया नजरों से आकाश को देखने लगे। तभी आदि बोला, अब एक ऐसी मदद, और उन्हें क्या हुआ जो हम उनकी मदद करेंगे? आदि की बात सुन आकाश गुस्से में बोला, तुम सब अच्छे से समझ रहे हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? आकाश की आवाज सुनकर 1 मिनट के लिए वहां सभी डर गए सिवाय वानी को छोड़कर। वानी अभी भी आराम से दरवाजे से टेक लगाकर खड़ी थी। वानी के चेहरे पर मिस्टीरियस मुस्कान थी, जिसे देखते ही साक्षी सब कुछ समझ गई। वो वानी को देखते हुए अपने मन में बोली, इस लड़की ने इस हालत में भी। इतना कहकर वो चुप हो गई। तभी अमन बोला, ब्रो ये बात को जलेबी की तरह घुमाने से अच्छा सीधा सीधा बता दो ना। अब आकाश का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच चुका था। तभी वानी चलकर आकाश के पास आई और बोली, इनमें से किसी ने भी मेरी मदद नहीं की है बाहर निकलने में। मैं खुद आई हूँ। वानी की बात सुनते ही सोम का मुंह खुला रह गया। वो अपने मन में बोला, क्या लेकिन कैसे? जबकि आकाश से गार्ड्स को साफ साफ कहा था कि वानी वहां से बाहर नहीं आए, और अगर वो आती भी तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती। लेकिन उनकी नज़र से बचकर वो यहाँ कैसे आई? कहीं वो कोई घोस्ट है? अब सोम को वानी के ऊपर शक हो रहा था। वहीं उससे अनजान वानी अपने ही मजे में थी। वानी आकाश के पास आए और बैठते हुए बोली, अरे क्यों आप फ्री में इनके ऊपर चढ़कर तांडव कर रहे हैं? जिस पर आकाश उस पर गुस्सा करते हुए बोला, तुम तो अपना मुंह बंद की रखो, और तुम वहां से कैसे निकली इसका पता तो मैं लगा ही लूंगा। लेकिन उससे पहले वहां काम कर रहे सभी गार्ड्स को निकाल दो। आकाश की बात सुनकर वहां किसी को हैरानी नहीं हुई, वो बस देख रहे थे। तभी आकाश सभी को वहां से जाने का इशारा करता है, जिसके मिलते ही सभी वहां से गायब हो गए। वानी भी उठकर जाने लगी, तो तभी आकाश उसे पीछे से आवाज देकर रोकते हुए बोला, तुम कहाँ चली? आकाश की आवाज सुनकर वानी पीछे पलटी और अपने दांत दिखा बोली, ही अपना काम करने। वानी की बात सुन आकाश अपनी भौहें उचकाकर वानी को देखता है, फिर कहता है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप यहीं बैठो, और अब से तुम यहीं मेरे केबिन में रहोगी, और अगर थोड़ी भी बंदरों जैसे उछल कूद करने की कोशिश की तो। इतना कहकर वो वानी को वार्निंग लुक देकर देखता है, लेकिन वानी के ऊपर तो जैसे उसका कोई असर ही नहीं पड़ता। वो अपना मुंह बनाकर आकाश को देखती है और खुद से बड़बड़ाकर कहती है, खड़ूस कहीं के। तभी आकाश बोला, अगर मेरी तारीफ करना हो गया हो तो चुपचाप सोफे पर बैठो।
वानी मुंह बनाकर सोफे पर बैठ गई। वो अपने मन में बोली, यहाँ ऑफिस आने से अच्छा तो मैं कहीं और चली जाती, कम से कम थोड़ा बहुत मस्ती और एंजॉय तो कर पाती। आदि के केबिन में आदि और रूही दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में लिपटे सारे जहां से दूर एक दूसरे में खोए हुए थे। आदि रूही की लोअर लिप को सक कर रहा था तभी, और साथ ही साथ वानी के सीने पर अपने हाथ चला रहा था। 25 मिनट की लॉन्ग किस के बाद जब रूही को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है तो ना चाहते हुए भी आदि मीरा को आज़ाद कर देता है। तो रूही अपना सर उसके सीने में रखकर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। कुछ देर तक वैसे ही रहने के बाद वो जब नॉर्मल हुई तो आदि के चेहरे को देखने लगी। तभी आदि रूही की आंखों में देखते हुए बोला, तुम मुझे शादी कर लो, मैं अब और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आदि की बात सुनते ही रूही का चेहरा शर्म से लाल हो गया। ना चाहते हुए भी रूही का सर नीचे झुक गया। वो आदि से अपने लाल हो चुके चेहरे को छुपाने की कोशिश कर रही थी। तो आगे की कहानी में क्या होगा? आखिर वानी कैसे ऑफिस पहुंची? क्या रूही करेगी शादी के लिए? क्या होगा रूही का जवाब? ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। तुम मुझे शादी कर लो, मैं अब और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, आदि ने अपनी कर्कश आवाज में रूही के कान में कहा। आदि की बात सुनते ही रूही का चेहरा शर्म से लाल हो गया। ना चाहते हुए भी रूही का सर नीचे झुक गया। वो आदि से अपने लाल हो चुके चेहरे को छुपाने की कोशिश कर रही थी। रूही के कुछ भी ना बोलने पर आदि के चेहरे पर मिस्टीरियस मुस्कान आ गई। आदि मुस्कुराकर रूही के होठों पास झुककर बोला, बेबी बोलो ना। रूही, जिसका दिल बाहर आने को तैयार था, वो अपनी आंखों को कसके बंद किए हुए थी। वो बोली, हूँ, लेकिन इससे आगे रूही कुछ बोलती, आदि उसके होठ पर अपनी उंगली रखकर उसे बोलने से रोक देता है और कहता है, शिश अब इसके आगे बोलने की जरूरत नहीं, मैं सब समझ गया। इतना कहकर वो रूही के होठों पर लाइट किस कर लेता है। आदि के किस करने से रूही के शरीर में गूस बम्स आ गए थे। वो अपने बढ़ती धड़कनों को काबू करते हुए आदि को धक्का दे उससे दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन आदि ने उसकी कमर को कस के पकड़ रखा था। वो बोला, नो वे बेबी, तुम अब चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती, और अगर तुमने जाने की कोशिश की तो मैं। इतना कहकर आदि अपनी बात को अधूरी छोड़ देता है और फिर रूही के कान में बाइट करता है, जिससे रूही के मुंह से आह निकल गई। रूही मन ही मन आदि को भर भर कर गालियां दे रही थी। वो बोली, पता नहीं इस खड़ूस के पास आने से मुझे क्या हो जाता है, मैं चाहकर भी इसे कुछ कह नहीं पाती और ना ही कुछ कर पाती हूँ। बस एक बार मौका मिल जाए तो इसका सर फोड़ दूँ। वहीं अमन और साक्षी दोनों ही सेबन के अंदर पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। साक्षी अपने हाथ में पकड़े फोन को लेकर टेबल के चक्कर लगा रही थी। वहीं अमन भी उसके पीछे पीछे भागकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। साक्षी भागते हुए पीछे देख रही थी। वो हंसते हुए बोली, लो लो आओ। वो हंसे जा रही थी। वहीं उसके पीछे पीछे अमन उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो बोला, साक्षी मुझे मेरा फ़ोन वापस करो। देखो मुझे गुस्सा मत दिलवाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन साक्षी कहाँ उसकी सुनने वाली थी। वो कभी टेबल के तो कभी सोफे के चारों तरफ घूमकर अमन से बचती। दरअसल आकाश के केबिन से आने के बाद ही अमन अपने फ़ोन पर घुस गया था और उसने साक्षी से बात भी नहीं की थी, जिसे देख साक्षी को गुस्सा आ गया। वो खुद से बड़बड़ाकर बोली, ये मेरी शौतन, पता नहीं कब मेरा पीछा छूटेगी। वो गुस्से में अपनी नाक फुलाए अमन को देख ही रही थी कि तभी उसके दिमाग की बत्ती जली, जिससे उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। अमन अपने फ़ोन पर लगा था।
तभी साक्षी अपनी जगह से खड़ी हुई और धीमे कदमों से चलकर अमन के पीछे जाकर खड़ी हो गई। वो एक नज़र झांक कर अमन के फ़ोन में देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो आपका मुंह फुलाकर उसे देखती है। अमन अपने फ़ोन पर गेम खेल रहा था, जिसे देख साक्षी खुद से बड़बड़ाए, इसकी तो मैं यहाँ बैठी बैठी इनसे बात करने के लिए तरसी जा रही हूँ, और ये है कि इस शौतन के साथ बिजी है। इतना कहकर वो अमन के हाथ से फ़ोन छीन लेती है और जल्दी से भागकर टेबल के दूसरी तरफ खड़ी हो जाती है, जिसे देख अमन की आंखें छोटी हो गई। वो थोड़े गुस्से में साक्षी से बोला, ये सब क्या है, चुपचाप मेरा फ़ोन दो। लेकिन साक्षी कहाँ उसकी सुनने वाली थी। वो अपने हाथ में पकड़े फ़ोन को हिलाते हुए बोली, अब ये तो आपको नहीं मिलने वाला। इतना बोलकर वो जाने लगी तो अमन उसके पीछे भागने लगा ताकि वो साक्षी से अपना फ़ोन ले सके। प्रेजेंट टाइम। साक्षी को अमन ने पकड़ लिया था। जैसे ही अमन साक्षी को पकड़ता है तो साक्षी अपना हाथ ऊपर कर लेती है। इसी सब में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। तभी अमन साक्षी की कमर पर चिमटी काट देता है। अमन के ऐसा करते ही साक्षी के हाथ में पकड़ा फ़ोन उससे छूटकर नीचे गिर गया, जिसे अमन और साक्षी दोनों ही एक साथ देखते हैं। अमन के फ़ोन की स्क्रीन टूट चुकी थी। अब अमन साक्षी को गुस्से में देखता है, जिसे देख साक्षी हंसी हंसते बोली, यही सॉरी, वो एक्चुअली मुझसे गलती से छूट गया था। जिस पर अमन साक्षी की कमर पर अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए उसे अपने बिल्कुल करीब करके बोला, बेबी तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अमन की बात सुन अब साक्षी को डर लगने लगा था। आखिर अमन उसके साथ क्या करने वाला था। वो ये सोच ही रही थी कि तभी उसे अपने होठों पर दबाव महसूस होता है। अमन साक्षी को किस कर रहा था, जिसे देखते ही साक्षी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। साक्षी उसे रोकना चाहती थी, लेकिन अमन रुकने को तैयार ही नहीं था। वो साक्षी के दोनों हाथ को अपने एक हाथ से पकड़ उसे दीवार से सटाकर खड़ा कर देता है और साक्षी के लोअर लिप को लीक करने लगता है। वो किस के साथ साथ उसे बाइट भी कर रहा था, जिससे साक्षी को दर्द हो रहा था। तभी उसे अमन का दूसरा हाथ उसके पेट पर चलते हुए महसूस हुआ, जो धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहा था। ये महसूस होते ही साक्षी उसे रोकने के लिए झटपटाने लगी, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम थी। तभी साक्षी भी गुस्से में आकर अमन के लिप पर जोर से काट देती है, जिसके दर्द से अमन कराह उठा। वो जल्दी से साक्षी के होठों को आज़ाद कर देता है और गुस्से में साक्षी को देखने लगता है। वहीं साक्षी लंबी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। तभी अमन उस पर गुस्सा करते हुए बोला, तुम जंगली बिल्ली कहीं की, तुमने मुझे काटा क्यों? अमन के मुंह से खुद के लिए जंगली बिल्ली सुनकर साक्षी की आंखें छोटी हो गई और वो अमन को घूर कर देखने लगी। वो बोली, तुमने मुझे जंगली बिल्ली कहा, जिस पर अमन भी ताव में बोल पड़ा, हाँ कहाँ तो क्या कर लोगी तुम? अमन का इतना कहना था कि साक्षी गुस्से से आग बबूला हो गई। वो अमन के पैर पर अपने पैर से मार बोली, तो ठीक है फिर अब दूर ही रहना इस जंगली बिल्ली से। अमन जो इस वक्त अपने पैर के दर्द को सहने की कोशिश कर रहा था कि तभी साक्षी उसे धक्का देकर सेबन से बाहर चली गई। वहीं अमन अपना पैर पकड़े उसे जाते हुए देख रहा था। अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वो बोला, अबे क्या जरूरत थी तुझे उसे कुछ बोलने की, ये अब हो गई ना नाराज, अब कैसे मनाएगा उसे? इतना बोल अमन अपनी सीट पर बैठ गया और आर को पीछे झुका बैठ गया। वहीं वानी अपने हाथ पर अपना सर टिकाकर बैठी थी। वो अपने गाल पर अपनी एक उंगली से टैप करते हुए सामने बैठे आकाश को देख रही थी, जो इस वक्त किसी फाइल को पढ़ने में बिजी था।
आकाश को ऐसे काम करते देख वानी का मुंह बन गया। वो आकाश को देखते हुए खुद से बड़बड़ाकर बोली, ये कोई रोबोट है क्या, जो जब देखो बस काम काम काम। पता कहीं इतना पैसा कमा कर करेंगे क्या। वानी खुद से बड़बड़ाए जा रही थी, क्योंकि आकाश उससे बात नहीं कर रहा था। आखिर में इरिटेड होकर वानी खड़ी होती है। उसने अभी एक कदम चला ही था कि तभी आकाश की रौबदार आवाज आई, कहाँ जा रही हो। जिसे सुन वानी थोड़े गुस्से में बोली, फ्रेश होने जा रही हूँ। अब क्या मुझे बाथरूम जाने के लिए पूछकर जाना होगा। वानी की बात सुनकर आकाश अपनी एक भौहें चढ़ाकर उसे देखता है, फिर रूड वे में कहता है, जाओ। आकाश की बात सुनकर वानी उसे ताना मारते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर करके जोड़कर बोलती है, धन्यवाद जो आपने हमें आज्ञा दी। इतना बोलकर वो आकाश के सीक्रेट रूम में चली गई। वहीं आकाश उसे देखकर अपना सर ना में हिला देता है। आकाश खुद से बोला, इसका मैं क्या करूं। वहीं सीक्रेट रूम के अंदर वानी गुस्से में खुद से बड़बड़ाते हुए बोल रही थी, पता नहीं अपने आप क्या समझते हैं, जब देखो तब बस अपना ऑर्डर चलाते रहते हैं। वानी खुद से बड़बड़ाते हुए बाथरूम में चली गई। वहीं आकाश के केबिन में आकाश बैठा काम कर रहा था। तभी उसके केबिन में सोम आया। उसने अपने हाथ में एक फाइल पकड़ रखी थी। वो फाइल को आकाश के सामने करते हुए कहता है, 3 बजे मिस्टर वर्मा से मीटिंग है। जिसे सुनकर आकाश अपने हाथ में फाइल लेता है, फिर अपने हाथ में पहने रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए एक नज़र अपने सीक्रेट रूम के डोर की तरफ देखता है, फिर सोम के साथ चला जाता है। दोनों ही ऑफिस में बने मीटिंग हॉल में चले गए, जहां पहले से ही लगभग 55 साल के आदमी बैठे थे, जो आकाश को देखकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। आकाश जाकर उनसे हाथ मिलता है और कहता है, वेलकम मिस्टर वर्मा, जिस पर मिस्टर वर्मा भी मुस्कुरा देते हैं। उसके बाद आकाश अपनी सेव की चेयर पर बैठकर सोम को मीटिंग स्टार्ट करने का इशारा करता है, जिसके मिलते ही सोम अपना सर हाँ में हिलाकर सामने लगे प्रोजेक्टर को ऑन कर देता है। उनकी मीटिंग लगातार 4 घंटे तक चली है। मीटिंग खत्म होने के बाद आकाश मिस्टर वर्मा से डील पक्की कर अपने केबिन में वापस आ गया। वो चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाकर देखता है। उसका पूरा केबिन खाली था। उसे वहां कहीं भी वानी नहीं दिखी, जिसे न देख आकाश की आंखें छोटी हो गई। वो खुद से बोला, अब ये लड़की कहाँ गई। उसे वानी की चिंता भी हो रही थी, इसलिए वो जल्दी से अपने सीक्रेट रूम में जाता है, जहां पहुंचकर वो वानी को पूरे कमरे में अपनी नज़रें घुमाकर वानी को ढूंढता है। उसके चेहरे के भाव अब कठोर हो चुके थे, लेकिन वानी उसे कहीं नहीं दिखती। तभी वो सीधा बाथरूम में भागकर जाता है, जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। वो अंदर जाकर वानी को देखता है, लेकिन वानी वहां पर भी नहीं थी। अब आकाश को खुद कर गुस्सा आ रहा था। वो जल्दी से बाथरूम से बाहर आता है। वो अभी कमरे से बाहर जाने वाला था कि तभी उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए थे। तो आखिर ऐसा क्या देखा आकाश ने, और वानी कहाँ गई? क्या वो फिर से पैलेस की तरह यहाँ से भाग गई? और आकाश परेशान क्यों हो गया?